मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सहाचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय जीजना में कार्यरत हूँ। जैसा कि कल हमने शीत युद्ध का अर्थ, परिभाषा और उसकी प्रकृति का अध्ययन किया था, उसके साथ में हमने उसके लक्षणों का भी अध्ययन किया था। आज हम शीत युद्ध के कारण और उसके बाद में हम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रभाव पड़ा उसका अध्ययन करेंगे। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा उसका भी हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि शीत युद्ध की प्रकृति के बारे में हमने कल अध्ययन कर लिया था, आज हम शीत युद्ध के कारण का अध्ययन करेंगे। तो द्वितीय महायुद्ध ने दो महाशक्तियां जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ को जन्म दिया। महायुद्ध की समाप्ति के बाद दोनों महाशक्तियां युद्ध से प्राप्त लाभ की स्थिति को बनाए रखना चाहती थी और अपने प्रभाव के विस्तार के लिए उत्सुक थी। उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के मार्ग में एक शक्ति दूसरे के लिए बाधक थी। दोनों ही पक्षों को एक दूसरे से कुछ शिकायतें थी। वे शिकायतें ही मूल रूप में शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण थी। शीत युद्ध का प्रमुख कारणों में हम जब अध्ययन करते हैं तो पहला तो हम ये कह सकते हैं उसका ऐतिहासिक कारण, यानी कतिपय पर्यवेक्षक शीत युद्ध का कारण 1917 की बॉल्शेविक क्रांति में ढूंढते हैं। सन 1917 की बॉल्शेविक क्रांति के समय से ही पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन था जिसका अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करके पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना था। ब्रिटेन ने सोवियत संघ को 1924 और अमेरिका ने उसे 1933 में ही मान्यता दी थी। पश्चिमी देश साम्यवादी रूस को नाजी जर्मनी की अपेक्षा अधिक आशंका की दृष्टि से देखते रहे। पश्चिमी देश हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करते रहे। दूसरा था वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय का द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ को भारी जनधन की क्षति पहुंचाई तो सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से यूरोप में नाजी फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल देने का अनुरोध किया ताकि नाजी सेना का रूसी सीमा पर पड़ा दबाव कम हो सके। परंतु रूजवेल्ट और चर्चिल महीनों तक इस अनुरोध को टालते रहे। सोवियत इतिहासकारों के मत में यह देरी अमेरिका और ब्रिटेन की योजनाबद्ध नीति का परिणाम थी, जिससे नाजी जर्मनी साम्यवादी रूस को पूर्णतया ध्वस्त कर दे। इससे स्टालिन को यह समझने में देरी नहीं लगी कि पश्चिमी देशों की आंतरिक भावना सोवियत संघ को विनिष्ट हुआ देखने की है, यानी समाप्त होते देखने की है। पूर्व युद्ध उत्तर जो उद्देश्य थे, यानी युद्ध के बाद में जो उद्देश्य थे उनमें अंतर हो गया, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ के युद्धोत्तर उद्देश्यों में भी स्पष्ट भिन्नता थी। भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को सोवियत प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था, तो पश्चिमी देशों के मत में जर्मनी की पराजय से सोवियत संघ के अत्यंत शक्तिशाली हो जाने का भय था। यह देश सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव क्षेत्र को सीमित रखने के लिए कटिबद्ध थे। इसके लिए आवश्यक था कि पूरी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक शासनों की स्थापना हो, जिसके लिए स्वतंत्र निर्वाचन कराना आवश्यक थे। स्टालिन के मत में इन देशों में स्थापित साम्यवादी सरकारें ही वास्तविक जनतांत्रिक सरकारें थीं। इसके पश्चात सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना थी, यानी कि याल्टा सम्मेलन 1945 में रूजवेल्ट, स्टालिन, चर्चिल ने कुछ समझौते किए थे, जिसके तहत पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा संरक्षित लुब्निन शासन और पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एक प्रतिनिधित्वात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय लिया गया। लेकिन जैसे ही युद्ध का अंत निकट दिखाई देने लगा, स्टालिन ने अपने वचनों से मुकरना प्रारंभ कर दिया। उसने अमेरिका और ब्रिटिश प्रेक्षकों को पोलैंड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी
और पोलैंड की जनतंत्रवादी पार्टियों को मिलाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। उसने पोलैंड में अपने सुरक्षित लुब्निन सरकार को लादने का प्रयत्न किया। हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया में भी सोवियत संघ द्वारा युद्ध विराम समझौतों तथा याल्टा व पोट्सडाम संधियों का उल्लंघन किया गया। सोवियत संघ ने इन सभी देशों में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में मित्र राष्ट्रों के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। सोवियत संघ समर्थक सरकारें स्थापित कर दी। सोवियत संघ की जापान के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने की अनिच्छा और उसके द्वारा मित्र राष्ट्रों को साइबेरिया में अड्डों की सुविधा प्रदान करने में हिचकिचाहट ने भी पश्चिमी राष्ट्रों के रूस के प्रति संदेह को बढ़ाया। मंचूरिया स्थित सोवियत फौजों ने 1946 के प्रारंभ में राष्ट्रवादी सेनाओं को तो वहां प्रवेश तक नहीं करने दिया, जबकि साम्यवादी सेनाओं को प्रवेश संबंधी सुविधा प्रदान की और उनको संपूर्ण युद्ध सामग्री सौंप दी जो जापानी सेना भागते समय छोड़ गए थे। याल्टा समझौतों के विरुद्ध की गई सोवियत कार्रवाइयों से पश्चिमी राष्ट्रों के हृदय में सोवियत संघ के प्रति संदेह उत्पन्न होने लगा। सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण, यानी सोवियत संघ ने अक्टूबर 1944 में चर्चिल के पूर्व यूरोप के विभाजन के सुझाव को स्वीकार कर लिया था। इसके अंतर्गत यह निश्चित हुआ था कि सोवियत संघ का बुल्गारिया तथा रोमानिया में प्रभाव स्वीकार किया जाए। यही स्थिति यूनान में ब्रिटेन की स्वीकार की जाए। हंगरी तथा युगोस्लाविया में दोनों का बराबर प्रभाव माना जाए। किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद इन देशों में बाल्कन समझौते की उपेक्षा करते हुए सोवियत संघ ने साम्यवादी दल को खुलकर सहायता दी। वहां सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करा दी गई। इससे पश्चिमी देशों का नाराज होना स्वाभाविक था। इसके पश्चात ईरान से सोवियत सेना का ना हटाया जाना, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, जैसे हम कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी सोवियत संघ ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान का अधिकार जमा लिया था। यद्यपि युद्ध की समाप्ति के बाद एंग्लो अमेरिकी सेना तो दक्षिणी ईरान से हटा ली गई, परंतु सोवियत संघ ने अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के फलस्वरूप ही सोवियत संघ ने बाद में वहां से अपनी सेनाएं हटाई। इससे भी पश्चिमी देशों का सोवियत संघ से नाराज होना जायज था। इसके बाद में यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, यानी कि 1944 में एक समझौते के द्वारा यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार कर लिया गया था। द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटेन की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी, जिससे ब्रिटेन ने यूनान के अपने सैनिक अड्डे समाप्त करने की घोषणा कर दी। यूनान के शक्ति शून्य प्रदेश को भरने के लिए पड़ोसी साम्यवादी देशों अल्बानिया, युगोस्लाविया, बुल्गारिया आदि द्वारा सोवियत संघ की प्रेरणा से यूनानी कम्युनिस्ट छापामारों को परंपरागत राजतंत्री शासन उखाड़ फेंकने के लिए सहायता दी जाने लगी। परिणाम स्वरूप ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना के तत्वाधान में अमेरिका का हस्तक्षेप किया जाना अपरिहार्य हो गया, अन्यथा यूनान का साम्यवादी खेमे में जाना निश्चित सा ही हो गया था। इसके पश्चात टर्की पर सोवियत संघ का दबाव, यानी युद्ध के तुरंत बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद सोवियत संघ ने टर्की पर कुछ भूप्रदेश और बॉस्फोरस में नाविक अड्डे बनाने का अधिकार देने के लिए दबाव डालना शुरू किया, परंतु पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे। जब टर्की पर सोवियत संघ का हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो अमेरिका ने उसे चेतावनी दी कि टर्की पर किसी भी आक्रमण को सहन नहीं किया जाएगा और मामला सुरक्षा परिषद में जाएगा। इसके बाद में जो है
अणु बम का आविष्कार यानी परमाणु बम का आविष्कार से संबंधित था, और उसमें शीत युद्ध के सूत्रपात का एक अन्य कारण अणु बम का आविष्कार था। ये कहा जाता है कि अणु बम ने हिरोशिमा और नागासाकी को विध्वंस ही नहीं किया, अपितु युद्धकालीन मित्र राष्ट्रों की मित्रता का भी अंत कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में परमाणु बम पर अनुसंधान कार्य और उसका परीक्षण बहुत पहले से चल रहा था। अमेरिका ने इस अनुसंधान की प्रगति से ब्रिटेन को तो पूरा परिचित रखा, लेकिन सोवियत संघ से इसका रहस्य जानबूझकर गुप्त रखा गया। सोवियत संघ को इससे जबरदस्त सदमा पहुंचा और उसने इससे एक घोर विश्वासघात माना। उधर अमेरिका और ब्रिटेन को परमाणु बम के कारण यह अभिमान हो गया कि अब उन्हें सोवियत सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। अतः इस कारण भी दोनों पक्षों में मनमुटाव बढ़ गया था। इसके बाद सोवियत संघ द्वारा अमेरिकी विरोधी प्रचार अभियान चालू किया गया, यानी द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के बाद में 1945 के बाद में कुछ समय पूर्व से ही प्रमुख सोवियत पत्रों में अमेरिका की नीतियों के विरुद्ध घोर आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होने लगे। इस प्रचार अभियान से अमेरिका के सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में बड़ा विक्षोभ फैला और अमेरिका ने अपने यहाँ बढ़ती हुई साम्यवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना प्रारंभ कर दिया था, ताकि अमेरिका में सोवियत साम्यवाद के प्रभाव को बढ़ने से रोका जा सके। सोवियत संघ ने अमेरिका में भी साम्यवादी गतिविधियों को प्रेरित किया। 1945 के प्रारंभ में स्ट्रेटेजिक सर्विस के अधिकारियों को यह ज्ञात हुआ कि उनकी संस्था के गुप्त दस्तावेज साम्यवादी संगठन में चलने वाले पत्र अमरेशिया के हाथों में पहुंच गए हैं। 1946 में कैनेडियन रॉयल कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि कनाडा का साम्यवादी दल सोवियत संघ की एक भुजा है। ऐसी स्थिति में अमेरिकी प्रशासन साम्यवादी सोवियत संघ के प्रति जागरूक हो गया और उन्होंने साम्यवाद का हवा खड़ा कर दिया। सोवियत संघ ने अमेरिका की इस कार्रवाई को अपने विरुद्ध समझा और उसने भी अमेरिका की कटु आलोचना करने का अभियान प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप शीत युद्ध में वृद्धि हुई, जिसके पश्चात जो कारण था पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और उसका प्रचार अभियान, यानी पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान ने जलती आहुति में घी का काम किया था। 18 अगस्त 1945 को बर्नेज अमेरिकी राज्य सचिव और बेविन ब्रिटिश विदेश मंत्री ने अपनी विज्ञप्ति में सोवियत संघ के संदर्भ में कहा कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप के संस्थापन को रोकना चाहिए। 5 मार्च 1946 को अपने फुलटन भाषण में चर्चिल ने कहा कि बाल्टिक में स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक में ट्रिस्टे तक महाद्वीप यानी यूरोप में एक लोहा आवरण छा गया है। ये प्रसिद्ध नगर और सोवियत क्षेत्र में बसने वाली जनता न केवल सोवियत प्रभाव में है वरन सोवियत नियंत्रण में है। यानी चर्चिल ने आगे कहा कि स्वतंत्रता की दीप शिखा प्रज्वलित रखने और ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए एक एंग्लो अमेरिकी गठबंधन की आवश्यकता है। चर्चिल के फुलटन भाषण के दूरगामी परिणाम हुए। अप्रैल 1946 के उपरांत दोनों पक्षों ने अपने मतभेदों को खुलेआम प्रकट करना शुरू कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों का एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण एक नग्न सत्य बन गया। यह शायद चर्चिल के व्याख्यान का ही प्रभाव था, जिसने मुनरो सिद्धांत को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया और जिसने मार्शल योजना को जन्म दिया। चर्चिल के फुलटन भाषण के संबंध में कहा गया था कि ब्रिटेन के युद्धकालीन नेता के फुलटन भाषण ने शीत युद्ध का वास्तव में प्रारंभ न किया हो तो भी वह प्रथम बुलंद उद्घोषणा थी। इसके पश्चात बर्लिन की नाकाबंदी, यानी कि सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल जून 1948 का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकाबंदी कर दी गई।
इससे पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की नाकाबंदी के विरुद्ध शिकायत की और इस कार्रवाई को शांति के लिए घातक बताया। इसके पश्चात सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग करना भी शीत युद्ध में वृद्धि का कारण रहा। सोवियत संघ ने अपने वीटो के यानी निषेधाधिकार के अनियंत्रित प्रयोग द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में बाधाएं डालना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वह संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने वाली एक विश्व संस्था न मानकर अमेरिका के विदेश विभाग का एक अंग समझता था। इसलिए वीटो के बल पर उसने अमेरिका और पश्चिमी देशों के लगभग प्रत्येक प्रस्ताव को निरस्त करने की नीति को अपना लिया था। सोवियत संघ द्वारा वीटो के इस पर दुरुपयोग करने से पश्चिमी राष्ट्रों की यह मान्यता बन गई थी कि वह इस संगठन को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो। इस कारण पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ की कटु आलोचना करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें परस्पर विरोध और तनाव का वातावरण अधिक विकसित हो गया। इसके बाद में सोवियत संघ द्वारा वीटो के बाद में सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद किया जाना, यानी कि लैंड लीज एक्ट के अंतर्गत अमेरिका द्वारा सोवियत संघ को जो आंशिक आर्थिक सहायता दी जा रही थी उससे वह संतुष्ट नहीं था, असंतुष्ट हो गया था, क्योंकि यह सहायता अत्यंत अल्प थी। किंतु इस अल्प सहायता को भी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एकाएक बंद कर दिया, जिससे सोवियत संघ का नाराज होना स्वाभाविक था। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण है शक्ति संघर्ष, जो यथार्थवादी सिद्धांत के तहत है, यानी हैंस एम आर्गनथाउ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति वास्तव में है। विश्व में जो भी प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं उनमें प्रधानता के लिए संघर्ष होना अनिवार्य होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका ही दो शक्तिशाली राज्यों के रूप में उदय हुए, अतः इनमें विश्व प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आपसी संघर्ष होना अनिवार्य था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यह माना हुआ सिद्धांत है कि शक्ति राजनीति को सैद्धांतिक आदर्शों का जामा पहनाया जाता है। अतः कई विचारक तो शीत युद्ध को पुराने शक्ति संतुलन की राजनीति का नया संस्करण मानते हैं, जिसमें दोनों महाशक्तियां अपना प्रभुत्व बढ़ाने में जी जान से लगी हुई थी। धीरे धीरे इसे सैद्धांतिक आधार दे दिया गया। हित संघर्ष भी जो शीत युद्ध का कारण रहा है, यानी शीत युद्ध वस्तुतः राष्ट्रीय हितों का संघर्ष था। द्वितीय महायुद्ध के उपरांत अनेक मुद्दों पर सोवियत संघ और अमेरिका के स्वार्थ आपस में टकराते थे। ये विशेष रूप से विवादास्पद मुद्दे थे जिन पर इनका टकराव था, जैसे जर्मनी का प्रश्न, बर्लिन का प्रश्न, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन की स्थापना करना इत्यादि। इसके पश्चात हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का जो प्रभाव पड़ा उसका हम अध्ययन करेंगे। जैसे नकारात्मक प्रभाव में हम करते हैं तो विश्व राजनीति को शीत युद्ध ने अत्यधिक प्रभावित किया, हम मानते हैं। इसने विश्व में भय और आतंक के वातावरण को जन्म दिया, जिससे शस्त्रों में की होड़ बढ़ गई। इसने संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था को पंगु बना दिया, विश्व को दो गुटों में विभक्त कर दिया। शीत युद्ध का जो प्रभाव था विश्व के दो गुटों में विभाजित होना, जैसे शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का स्वरूप द्विपक्षीय बाइपोलर बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो पृथक पृथक गुटों का नेतृत्व करने लग गए। अब विश्व की समस्याओं को इसी गुटबंदी के आधार पर आंका जाने लगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समस्या उलझनपूर्ण बन गई। चाहे कश्मीर समस्या हो अथवा कोरिया समस्या, अफगानिस्तान समस्या हो, अरब इजराइल संघर्ष हो, अब उस गुटीय संघर्ष के स्वार्थों का हिस्सा बन गया था। आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार हो गया। शीत युद्ध ने राष्ट्रों को भयभीत किया, आतंक और अविश्वास का दायरा बढ़ाया। अमेरिका और सोवियत संघ के मतभेदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के गहरे तनाव, वैमनस्य, मनोमालिन्य, प्रतिस्पर्धा, अविश्वास की स्थिति आ गई। विभिन्न राष्ट्र और जनमानस इस बात से भयभीत रहने लगे कि अब कब एक छोटी सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन जाए। शीत युद्ध ने युद्ध के वातावरण को बनाए रखा है। नेहरू ने ठीक ही कहा है कि हम लोग निलंबित मृत्युदंड के युग में रह रहे हैं। इसके बाद आणविक यानी परमाणु युद्ध की संभावना का भय बन गया। 1945 में आणविक शस्त्र का प्रयोग किया गया। शीत युद्ध के वातावरण में यह महसूस किया जाने लगे कि अगला युद्ध भयंकर आणविक युद्ध होगा। क्यूबा संकट के समय आणविक युद्ध की संभावना बढ़ गई थी। अब लोगों को आणविक आतंक मानसिक रूप से सताने लगा। आणविक शस्त्रों के निर्माण की होड़ में वृद्धि हुई। आणविक शस्त्रों के परिप्रेक्ष्य में परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की संरचना ही बदल गई। इसके पश्चात सैनिक
संधियों एवं सैनिक गठबंधनों का बाहुल्य हो गया। जैसे कि शीत युद्ध ने विश्व में सैनिक संधियों और सैनिक गठबंधनों का जन्म दिया, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक गठबंधनों का प्रादुर्भाव शीत युद्ध का ही परिणाम मान सकते हैं। इसके कारण शीत युद्ध में उग्रता आई। इन्होंने निशस्त्रीकरण की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया। वस्तुतः इन सैनिक संगठनों ने प्रत्येक राज्य को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निरंतर युद्ध की स्थिति में रखा। इसके बाद में शीत युद्ध के बारे में शस्त्रीकरण की अविरल प्रतिस्पर्धा नहीं रुकने वाली, जैसे हम कह सकते हैं, जो प्रतिस्पर्धा चालू हुई। शीत युद्ध ने शस्त्रीकरण की होड़ को बढ़ावा दिया, जिसके कारण विश्व शांति और निशस्त्रीकरण की योजनाएं धूमिल हो गई। कैनेडी ने कहा था कि शीत युद्ध ने शस्त्रों की शक्ति, शस्त्रों की होड़ और विध्वंसक शस्त्रों की खोज को बढ़ावा दिया है। अरबों डॉलर शस्त्र प्रविधि और शस्त्र निर्माण पर प्रतिवर्ष खर्च किए जाते हैं। यानी इसके बाद में हम कह सकते हैं शीत युद्ध का यंत्रीकरण हो गया। यानी शीत युद्ध का स्पष्ट अर्थ ये लिया जाने लगा कि विश्व दो भागों में विभक्त है। एक हेमा देवताओं का है तो दूसरा दानवों का। एक तरफ काली भेड़ें हैं तो दूसरी तरफ सफ़ेद भेड़ें हैं। इनके मध्य कुछ भी नहीं है। इससे जहाँ इस दृष्टिकोण का विकास हुआ है कि जो हमारे साथ नहीं है वह हमारा विरोधी है, वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एकदम यंत्रीकरण हो गया। वही हो गया यंत्रीकरण। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण होने लग गया। शीत युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण यानी मिलिट्री आउटलुक का पोषण हुआ। अब शांति की बात करना संदेशस्पष्ट लगता था। अब शांति का अर्थ युद्ध के संदर्भ में लिया जाने लगा। ऐसी स्थिति में शांतिकालीन युग के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन दुष्कर कार्य समझने लगा। संयुक्त राष्ट्र संघ को पंगु बन गया। यानी शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे विश्व संगठन के कार्यों में भी अवरोध उत्पन्न हुआ और महाशक्तियों के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण के कारण संघ कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर सका। यहाँ तक कि कई बार तो संघ की स्थिति केवल एक मूक दर्शक से बढ़कर नहीं रही। संयुक्त राष्ट्र का मंच महाशक्तियों की राजनीति का अखाड़ा बन गया और इसे शीत युद्ध का वातावरण में राजनीतिक प्रचार का साधन बना दिया गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का विरोध किया, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ वाद विवाद का ऐसा मंच बन गया जहां सभी भाषण देते थे किंतु सुनता कोई नहीं था। यानी डिबेटिंग सोसाइटी वेयर एवरीबॉडी कैन टॉक एंड नोबॉडी नीड लिसन। शीत युद्ध के वातावरण में वाद विवाद बहसों का संवाद बनकर ही रह गया। सुरक्षा परिषद को लकवा लग जाना। शीत युद्ध के कारण सुरक्षा परिषद को लकवा लग गया और सुरक्षा परिषद जैसी संस्था जिसके कंधों पर अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा स्थापित करने का त्वरित निर्णय लेने का भार डाला था, सोवियत संघ और अमेरिका के पूर्व और पश्चिम के संघर्ष को अखाड़ा बन गया। इसमें महाशक्तियां अपने परस्पर विरोधी स्वार्थों के कारण विभिन्न शांति प्रस्तावों को वीटो द्वारा बेहिचक रद्द करती रहती थी। वस्तुतः यहाँ इतना अधिक विरोध और वीटो का प्रयोग दिखाई देता था कि इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थान पर विभक्त और विरोधी दलों में बंटा हुआ राष्ट्र संघ कहना अधिक उपयुक्त होगा। मानव कल्याण के कार्यक्रम की अपेक्षा होने लगी। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का केंद्र बिंदु सुरक्षा की समस्या तक ही सीमित रह गया और मानव कल्याण से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्यों का स्वरूप गौण हो गया। शीत युद्ध के कारण ही तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की भूखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक अस्थिरता आदि अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं को उचित निदान यथासंभव समय पर नहीं हो सका, क्योंकि महाशक्तियों का दृष्टिकोण मुख्यतः शक्ति की राजनीति पावर पॉलिटिक्स तक ही सीमित रही। उपयुक्त सभी परिणाम हम देख सकते हैं तो वो नकारात्मक के परिणाम थे। और इसके बाद में हम सकारात्मक प्रभाव का अध्ययन करें तो उसमें सकारात्मक प्रभाव में शीत युद्ध के कारण ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन मिला और तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को उपनिवेश से सही मायने में मुक्ति मिली। दूसरा हम कह सकते हैं शीत युद्ध के कारण शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बना और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से यानी कि विश्व में तृतीय विश्व युद्ध नहीं चालू हुआ। शीत युद्ध के कारण तकनीकी और प्रौद्योगिकी की उन्नति हुई और जो आज टेक्नोलॉजी बढ़ोतरी हुई है वो शीत युद्ध का कारण थे और आणविक शक्ति में विस्तार हुआ, जिसे आज मानव कल्याण के लिए प्रयोग में लाया जाना संभव हो रहा है। इसके बाद में शीत युद्ध जो है निर्णय शक्ति
शीत युद्ध के कारण हमें कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की जो निर्णय शक्ति है सुरक्षा परिषद के बजाय महासभा को हस्ताक्षरित हो गया। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है जिसमें से सुरक्षा परिषद ज्यादा महत्वपूर्ण था और सुरक्षा परिषद भी कार्य नहीं कर पाया तो उसके स्थान पर महासभा ज्यादा शक्तिशाली हो गया और महासभा उन कार्यों को शांति के लिए एकता प्रस्ताव लाकर और उन कार्यों को अपनी तरफ हस्ताक्षर कर लिया। यानी कि शांति के लिए कभी भी कोई भी डिसीजन तुरंत ले सकती है और वो कार्य जो सुरक्षा परिषद करती थी वो महासभा ने कर लिया। राष्ट्रों की विदेश नीति में यथार्थवाद का अब उदय हुआ। यथार्थवाद यानी वास्तविकता का उदय हुआ, जिसमें वास्तव में क्या घट सकता है, क्या हो सकता है, उसका अध्ययन चालू हो गया। शीत युद्ध से ही शक्ति संतुलन की स्थापना हुई और इस कारण तृतीय विश्व युद्ध आज नहीं हो पाया है, अन्यथा शायद हो सकता था। तृतीय विश्व युद्ध कब का हो जाता। 1989 में विश्व इतिहास में चमत्कारी जो मोड़ आया उसमें शीत युद्ध के मूल कारणों की समाप्ति हो गई। बर्लिन की दीवार का पतन हो गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया, वार्सा पैक्ट भंग कर दिया गया, दोनों महाशक्तियों के बीच सहयोग के मधुर संबंधों का सूत्रपात हुआ। यह शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम था कि खाड़ी संकट 1989 से लेकर 1990 के समय सोवियत संघ और अमेरिका ने मिलकर सुरक्षा प्रस्तावों का समर्थन किया। शीत युद्ध के अंत का मुख्य कारण पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का ध्वस्त होना और सोवियत संघ में उभरता हुआ आर्थिक और राजनीतिक संकट था। सोवियत संघ अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं था। राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने सोवियत संघ की स्थिति का यथापूर्वक मूल्यांकन करते हुए शीत युद्ध की राजनीति का परित्याग करना ही हितकारी समझा। आज शीत युद्ध अतीत की वस्तु बन चुकी है। हम इतना ही अध्ययन करेंगे, आगे का अध्ययन कल करेंगे।